तो स्टार्ट करते हैं। आइए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के अंदर ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा है दैट इज द स्टेटमेंट फॉर द प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद उसके तीन अजम्पशन है 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों अजम्पशन और प्रिंसिपल आपको एक बार में लिख लेना है ताकि मैं स्पेस रुक दिया हूँ। ठीक है, अब मैं इसके बाद मिटाने वाला हूँ और इन सबको समझाऊंगा। ठीक है, इन सबको समझाने वाला हूँ। पहले इसलिए लिखा ताकि स्टेटमेंट और अजम्पशन में कोई दिक्कत आपको लिखने में ना आए, इसलिए मैंने एक बार में लिखा दिया, टाइम कम कंज्यूम होगा। ठीक है, चलिए तो अजम्पशन मिटा दे रहा हूँ, समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना, उसकी चिंता ना। एक एक अजम्पशन समझाऊंगा क्या लिखा है, क्यों लिखा है। जहां जहां मैंने WF लिखा है दैट इज द वेव फ्रंट। ठीक है ना, अजम्पशन के अंदर जहां जहां WF लिखा है वो क्या है, वेव फ्रंट। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, समझते हैं कि हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट क्या है और पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो पहले हम रिकॉल करना चाहेंगे, है ना, पहले हम रिकॉल करेंगे। तो रिकॉल करते हैं। आइए, पहला जो अपना था लेक्चर नंबर 1 में वी हैव स्टडीड न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। करेक्ट, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये क्या कहती है, ये कहती है कि न्यूटन ने लाइट को माना था कि ये पार्टिकल नेचर है और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग अगर कोई रे यहाँ आता है, रिफ्लेक्ट होके जाता है, तो ये पार्टिकल से मिलकर बना है, वो ऐसे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, और पार्टिकल का कॉम्बिनेशन वापस जा रहा है। जब उसने पार्टिकल नेचर माना था तो बहुत सी घटनाएं उसने क्या कर दिया था, समझा दिया था, लेकिन कुछ कुछ चीजें थी जो नहीं समझा पाया था। जैसे उसने यही नहीं बता पाया कि उसने कहा था कि डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, जबकि गलत था, जबकि वो क्या था, गलत था। तो वहां जाकर के न्यूटन गलत हो गए, जो ये 1675 में आई थी थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आए थे हाइगेन्स। हाइगेन्स ने कहा कि न्यूटन ने जो बताया वो गलत है, दैट इज द वेव नेचर इज करेक्ट। तो वेव नेचर हमने माना कि भैया वेव में आती है, वेव में आती है। कैसी वेव, तो उसने कहा कि वेव नेचर जो मैंने समझा है उसे समझने के लिए आपको कंसेप्ट समझना होगा, कौन सा, वेव फ्रंट का। कौन सा समझना होगा, वेव फ्रंट का। तो वेव फ्रंट हमने समझा था, वो भी रिकॉल करते हैं। क्या था वेव फ्रंट, वेव फ्रंट ये था कि अगर अपने पास किसी हम शांत पानी की बात करते हैं, पत्थर उसमें गिरा दिया एक छोटा सा, तो उसके चारों ओर क्या बनेगी, वेव बनेगी। करेक्ट, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जहां पर मैंने पत्थर गिराया है उसके चारों ओर कुछ सर्कुलर वेव्स ऐसी कुछ बनती हुई दिखाई देगी पानी में। सही ना, इन्हीं को क्या कहते थे, वेव फ्रंट कहते हैं। ये वेव फ्रंट 1 है, ये वेव फ्रंट 2 है, ये वेव फ्रंट 3 है। वेव फ्रंट पानी की सरफेस पे सर्कुलर है, स्पेस में लेंगे तो स्फेरिकल हो जाएगी, दैट डजंट मैटर। ओके, और खास बात क्या थी, सबका सेंटर एक ही जगह था। ठीक है, तो इसी तरह से हमने 3 वेव फ्रंट पढ़े थे। पहला ये था आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, कि अगर कोई बल्ब है, पॉइंट सोर्स है, तो उसके चारों ओर सेम डिस्टेंस पर जो पार्टिकल्स हैं उनको बना दो, वही क्या है, वेव फ्रंट। ठीक है, यानी कि सरफेस ऑफ द कांस्टेंट फेज दैट इज द वेव फ्रंट। ओके, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इसके बाद हमने पढ़ा था, स्फेरिकल पढ़ा था, और प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता था कि जो लाइन है, जो रेज है, वो बहुत लंबी दूरी से, यानी कि सोर्स जो है इन्फिनाइट पे रखा है, तो इट अपीयर्स टू बी पैरेलल, एंड पैरेलल है तो प्लेन जो वेव फ्रंट होगा उसके एक्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेव फ्रंट में उसके परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द रे इटसेल्फ। ओके, और वेव इटसेल्फ। ओके ना, अब आता है कि जो हमने वेव फ्रंट पढ़ा था उस वेव फ्रंट में हाइगेन ने एक प्रिंसिपल दिया खुद का। क्या है प्रिंसिपल, उसकी बात करते हैं, वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट होता है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में, और आज का लेक्चर अपना स्टार्ट यहीं से होता है। ठीक, तो इसमें क्या कहना है समझते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट सोर्स है, क्या है ये, पॉइंट सोर्स है, तो ये पॉइंट सोर्स है, तो इसके चारों डिस्टर्बेंस किया, डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, तो सबसे पहले एक वेव फ्रंट बना। वैसे भी हमें पता है कि पॉइंट सोर्स के चारों जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है,
स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। जब ठीक से बनाना होता है तभी नहीं बनता। ठीक, ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। करेक्ट। तो ये है अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट। मान लो कि ये जो वेव फ्रंट हमें मिला था एट टाइम t इक्वल टू 0 पर मिला। कब मिला? एट टाइम t इक्वल टू 0 पर। और मुझे कोई पूछे कि बताओ t इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेव फ्रंट कहां पर होगा, पोजीशन क्या होगी? क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट कंटिन्यूसली आगे बढ़ता है। हमने देखा है, पानी में पत्थर डाला, वेव आगे बढ़ती जाती है। यानी कि ठीक t इक्वल टू 0 पर तो वेव जहां पर हमने देखी वहीं पर कुछ सेकंड बाद आगे बढ़ जाएगी। कितनी स्पीड से? विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो कुछ आगे बढ़ेगी। तो कितना आगे बढ़ेगी? लेट से इतना आगे बढ़ेगी आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड। मान लिया t इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। हर कोई सेम स्पीड से चलेगा क्योंकि मीडियम सेम है। ठीक है, मीडियम सेम। तो अब ये वेव फ्रंट यहाँ आ गया है। तो हमने क्या किया इसमें? हमने ये किया कि जो पहले जो वेव फ्रंट था वो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर गिवन था। उसी वेव फ्रंट का हमने पोजीशन निकाला है t इक्वल टू 5 सेकेंड बाय यूजिंग सम ज्योमेट्रिकल मीन्स। हम किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेंगे और इसी को क्या कहते हैं? हाइगन्स प्रिंसिपल कहते हैं। यानी कि t इक्वल टू 0 पर आपके पास कोई वेव फ्रंट है, देन हाइगन्स प्रिंसिपल अलाउ अस टू फाइंड द वेव फ्रंट आफ्टर सम टाइम, है ना? कुछ समय बाद आप वेव फ्रंट पता कर सकते हैं कि वो वेव फ्रंट कहां पर कैसे बनेंगे। ठीक, तो ये है, इफ वी नो द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0, then Huygens principle allow us to determine the shape of wave front at later time t equal to 2। यानी कि t इक्वल टू 1 सेकंड पर मुझे पता है वेव फ्रंट कैसा बना, तो मैं 10 सेकंड पर भी बता सकता हूँ। अगर t इक्वल टू 9 सेकंड पर मुझे पता है तो t इक्वल टू 10 सेकंड पर भी बता सकता हूँ, 1000 सेकंड पर भी बता सकता हूँ, 1500, 2000, कितने भी सेकंड, कोई परवाह नहीं। यानी कि किसी भी टाइम पर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा बता सकते हैं, दैट इज द हाइगेन्स प्रिंसिपल। लेकिन बताएंगे कैसे? उसके लिए थे 3 अजम्पशन। उसके लिए क्या थे? 3 अजम्पशन। ओके, वो 3 अजम्पशन लगभग हमने पढ़ रखे हैं, कोई नया नहीं है ना? तो देखो क्या है। अब पहले अजम्पशन पर आते हैं। मान लो एक पॉइंट सोर्स है, मान लो एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का मैंने एक पहला वेव फ्रंट दिखाया। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहला वेव फ्रंट है इसे कहेंगे बच्चों प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या कहेंगे? प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक, अब ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है कैसे बना समझते हैं कि ये पॉइंट सोर्स था, बल्ब था, कुछ भी था, एलईडी था। इससे सेम डिस्टेंस पर जो भी पार्टिकल्स हैं वो सभी क्या होंगे? सेम डिस्टेंस पर। इसलिए इसका फेज क्या होगा? सबका सेम होगा। और सेम फेज वाले पार्टिकल को मिलाने पर, उनके लोकस को मिलाने पर क्या बनता था? वेव फ्रंट। यानी कि इन्हीं को मिलाने पर क्या बनता था? वेव फ्रंट। यानी कि वेव फ्रंट जो है छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है, इससे लोकस ऑफ पॉइंट। करेक्ट, ओके। तो उन पॉइंट्स को अगर मैं दिखाना चाहूं तो दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां दिखा दिया, यहां दिखा दिया, यहां दिखा दिया। ठीक है, इन पॉइंट को क्या नाम देते हैं? इन पॉइंट को कहते हैं वेवलेट्स। क्या कहते हैं? वेवलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ही हम कहते हैं, इन पॉइंट्स को ही हम क्या कहते हैं? वेवलेट्स कहते हैं। मतलब क्या है? वेवलेट सिंपली क्या है? डिस्टर्बेंस है। पॉइंट सोर्स था, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो पार्टिकल को मिलाया। यानी कि पार्टिकल जैसे हम वेवलेट करें, इट्स सिंपली डिस्टर्बेंस। ओके, चलिए आगे। यानी कि वो पॉइंट्स जो थे उन पॉइंट्स को हम वेवलेट कह रहे हैं। वो पॉइंट क्या है? डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब पहला अजम्पशन क्या कहता है ये बना लेना वेवलेट वगैरह दिखाने के लिए, है ना? ओके, अब अगर यहां पूछा जाता कि इस पॉइंट सोर्स का बताओ वेवलेट कैसा है? स्फेरिकल वेवलेट है। ओके, और उसी से बना है क्या? स्फेरिकल वेव फ्रंट। करेक्ट। अब देखो
मान लेते हैं कि मान क्या लेना है, पहला अजम्पशन पर ही आते हैं। पहला अजम्पशन ये कहता है कि किसी भी पॉइंट सोर्स के लिए एक आप बनाइए प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, उस प्राइमरी वेव फ्रंट पर जो भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, जो भी पॉइंट है प्राइमरी वेव फ्रंट पर, जितने भी पॉइंट है, मैंने कुछ कुछ दिखाए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट कैन बी रिगार्डेड एज ए न्यू डिस्टर्बेंस। इट कैन बी कंसिडर्ड एज a new disturbance, source of new disturbance, important word है ये, source of new disturbance, या फिर इसे source of secondary disturbance भी कहते हैं, या इसे क्या कहेंगे, source of secondary disturbance। ठीक है, ये थी पहले assumption की बात। अब मतलब समझाते हैं। क्या मतलब यह है कि पहले हमने एक पॉइंट सोर्स लिया, पॉइंट सोर्स के प्राइमरी वेव फ्रंट को दिखाया, प्राइमरी वेव फ्रंट पर कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, उन सभी पॉइंट को आप कंसिडर करेंगे किसकी तरह, एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, मतलब वो खुद अपना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। ओके, वो खुद अपना क्या कर सकता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो ये सभी जो पॉइंट है वो क्या है, दे आर द सोर्स, वे सोर्स की तरह डिपेंड करेंगे। पहले सोर्स कौन था, ये था, उसने अपना वेवफ्रंट बनाया। अब इसका क्या कहना है कि हर एक जो पॉइंट है वो फिर से सोर्स की तरह बिहेव करेगा। किस तरह के सोर्स के लिए, डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, तो इट्स अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो प्राइमरी कौन था, प्राइमरी यही था। ठीक है, चलो, तो जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस हमने माना, यानी कि सभी पार्टिकल क्या है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है ना, सोर्स है ना, तो सोर्स क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो उसने कहा कि ये जो सेकेंडरी सोर्स है ये भी क्या करेगा, स्फेरिकल वेवलेट जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी क्या कर रहा था, स्फेरिकल जनरेट कर रहा था, इसलिए ये भी क्या करेगा, अपना स्फेरिकल वेवलेट जनरेट करेगा, सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, स्फेरिकल गारंटी है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस ने एक स्फेरिकल वेवलेट बनाया। ठीक है, स्फेरिकल वेवलेट ड्यू टू सेकेंडरी डिस्टर्बेंस इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। क्या कहते हैं उसे, सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। स्फेरिकल वेवलेट ड्यू टू सेकेंडरी डिस्टर्बेंस इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी वेवलेट, यानी कि पहली प्राइमरी वेवलेट ये थी, फिर हर एक पार्टिकल ने अपना एक स्फेरिकल वेवलेट बनाया। ठीक है, वो क्या था, सेकेंडरी वेवलेट था। ठीक है, अब आगे ये जो वेवलेट है कितनी स्पीड से आगे चलेंगे, ये वेवलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। पहली बात उसने अपने अजम्पशन में की, ये सब अजम्पशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों कहानी पर आएंगे हम। तो उसने कहा कि ये जो सभी स्फेरिकल वेवलेट है दे विल ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव, और वेव का स्पीड कितना है, जो स्पीड लाइट का है। ठीक है, चलिए, ये सेकंड अजम्पशन था। थर्ड पर आते हैं। थर्ड पर उसने कहा कि आप क्या करो कि जो भी सेकेंडरी वेवलेट बनी है उनको टेंजेंशियली मिला दो, यानी कि इफ वी टच टेंजेंशियली all these secondary wavelets in forward direction then we will get this secondary wavefront। ठीक है, यानी कि अब क्या करो, इन सबको टेंजेंशियली मिला दो। ठीक है, तो इस ब्लू वाली स्फेरिकल को क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवफ्रंट।
तो ये था वेव फ्रंट का कंसेप्ट। इसे लिखो, फिर से बताऊंगा एक बार, ठीक है, एक बार फिर से बताएंगे। तो ये 3 अजम्पशन मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुए होंगे। गारंटी है याद करवा देंगे आपको। तो प्रिंसिपल क्या था कि t=0 पर मुझे अगर वेव फ्रंट पता है तो बाकी किसी भी टाइम पर मैं वेव फ्रंट पता कर सकता हूं। तो उसने कहा ये पता करने के लिए 3 आपको अजम्पशन याद होने चाहिए। पहला सबसे पहले एक पॉइंट सोर्स लो, लिया, उसका प्राइमरी वेव फ्रंट बना दो, बना दिया। अब प्राइमरी वेव फ्रंट पर जो भी पॉइंट है इट विल बिहेव एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस और न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल पॉइंट बहुत सारे दिखा दिए। ये सभी जो पॉइंट है या पार्टिकल है वो सभी क्या है, ये सभी पॉइंट है, पार्टिकल नहीं पॉइंट है। पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वेवलेट कहेंगे। और ये वेवलेट क्या करेगा, खुद एक डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करेगा, अपना एक अलग डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। कैसा, स्फेरिकल, जैसा पहले वाले ने क्रिएट किया वैसा है दूसरा वाला भी, ठीक है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। ठीक है, तो इन सबको क्या करेंगे, नाउ एट टेंजेंशियली, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। फिर से एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार में बहुत अच्छे से, और लास्ट है, ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट, और इसमें नोटेशन वगैरह सारे दिखाएंगे, ठीक है ना, तो ठीक से बना ले। ये हो गया आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, PWF, ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ये पता चल जाएगा ना, ये प्राइमरी, अभी ठीक, चलिए प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी क्या है, वेवलेट्स हैं, ठीक है। दिस वेवलेट्स विल बिहेव एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, तो इनको मैं क्या कहूंगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, करेक्ट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ओके। अब ये जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेवलेट, ओके, कर दो। यस दे कैन इंटरसेक्ट, उससे मिलना लेना जाना नहीं है, ठीक है, हमें केवल स्फेरिकल वेवलेट बनाने से मतलब है। ये बना दिया स्फेरिकल वेवलेट, ठीक। अब ये जो बनी है गोल गोल वेवलेट्स, क्या कहेंगे इसे, दे आर दी सेकेंडरी वेवलेट्स, वो क्या है, वो सभी सेकेंडरी वेवलेट्स है। तो ये सभी सेकेंडरी वेवलेट्स है, इनको कहाँ लिखते हैं, इनको यहाँ लिख देते हैं ना, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, ठीक है। अब क्या करो, सबको टेंजेंशियली मिला दो, एक लाइन ड्रॉ करना है, टेंजेंशियली का मतलब ये है थर्ड अजम्पशन, ठीक है। तो थर्ड अजम्पशन लाइन से मिला दो, ठीक है। ये क्या बन गया, सेकेंडरी, सबको मिलाना है, टच करना है, ठीक है। सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये ब्लू वाली जो स्फेरिकल लाइन है जो इस पर बनाया मैंने, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट है। यहां तक हमें पढ़ना था। अब मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करूँ, सुनो क्या कंफ्यूजन है। पहला, हमें यहीं तक पढ़ना समझ में आ गया काफी, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो कि अब जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना है वो भी तो पार्टिकल से मिलकर बना है, सॉरी पॉइंट से मिलकर बना है, यानी कि अगेन दिस पॉइंट विल बिहेव एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, अगेन दिस पॉइंट विल बिहेव एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो वो क्या करेंगे, फिर से ये मान लो ये सेकेंडरी इसी के ऊपर बना दे, यानी फिर से क्या करेगा, स्फेरिकल वेवलेट बनाएगा, फिर से उसको टेंजेंशियल टच कराओ, यानी कि ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना, क्योंकि वेव चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, ठीक है। तो ये थी कहानी किसकी, वेव फ्रंट की, कि हाइगेंस प्रिंसिपल में ऐसा ऐसा होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मुझे समझानी थी, क्लियर। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा छोटा पॉइंट और डिस्कशन रह गया है, वो कर देते हैं हाइगेंस थ्योरी में ही,
है ना, वरना उसके बिना अधूरापन लगेगा हाइजेंस थ्योरी में। क्या है वो अधूरापन, देखें। ये ऐसा था कि मान लो एक प्राइमरी पॉइंट सोर्स है, उसका ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है बच्चों, t इक्वल टू 0 पर है। कहां पर है? t इक्वल टू 0 पर, करेक्ट। तो ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, नो डाउट बना ये, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मैंने क्या किया, सेंटर यहां दिखाते हैं, ठीक है, ये सेंटर, ठीक। व्हाट आई हैव डन, आई हैव शोन ओनली पोर्शन ऑफ इट। मैंने एक छोटा सा पोर्शन दिखाया इसका, आधा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ एक अलग व्यू दिखाना है आपको इसी चीज का। मान लो ये एबी वेव फ्रंट है, ठीक, स्फेरिकली है, मैंने आधा दिखाया, ओके ना। ये t इक्वल टू 0 पर था। अब मैं कहूं t इक्वल टू 5 सेकंड पर ये वेव फ्रंट कहां होगी? नो डाउट ये अकॉर्डिंग टू अजम्पशन नंबर 2 वेव फ्रंट ट्रेवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये थोड़ा आगे जाएगा, लेकिन कितना वी डोंट नो। लेकिन ये पता है टाइम 5 सेकंड, तो हम जनरल टाइम ले लेते हैं। तो आफ्टर t इक्वल टू टाउ सेकंड, कितना सेकंड? t इक्वल टू टाउ सेकंड, है ना। t इक्वल टू टाउ सेकंड, पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, उसके लिए पता होना चाहिए, टाइम तो पता है, स्पीड पता हो तो पता चल जाए डिस्टेंस कितना, है ना। तो देखो वेव जो है ट्रेवल करती विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी किसकी कौन सी स्पीड से ट्रेवल करेगा? विद द स्पीड ऑफ लाइट, अजम्पशन नंबर 2, देखिए। चलिए, तो एज वेव फ्रंट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, मान लो v है। v क्यों लिखा? क्योंकि कोई मीडियम हो सकता है ना, मीडियम हो सकता है, वैक्यूम होता तो हम c लिखते हैं, ओके। चलिए, तो t इक्वल टू 0 पर यह था, तो टो सेकंड में इतनी वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव फ्रंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। यानी कि v इंटू टो टाइम्स ये आगे बढ़ जाएगा। ये कितना आगे बढ़ जाएगा? v इंटू टो, ये भी बढ़ जाएगा, v इंटू टो, ठीक। मतलब यहां बना देते, लेकिन तरीका अलग है। क्या तरीका? ऐसा है, हमें पता चल गया इतना डिस्टेंस है ना, हमें पता चल गया इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम क्या करेंगे? नाउ वी विल ड्रॉ ए आर्क, ठीक है। नाउ टू फाइंड दी, टू दिख जाना चाहिए, टू फाइंड पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, क्या करेंगे? पोजीशन, नया वेव फ्रंट का नया पोजीशन हमें फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली ड्रॉ ए आर्क, वी विल ड्रॉ एन आर्क, जो 8th क्लास में करते थे, 8th 7th में ना, एन आर्क ऑफ लेंथ v टो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ज्योमेट्रिकली, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया था आगे प्रिंसिपल में, क्या ज्योमेट्रिकली, बाय मीन्स ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्रिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। v टो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मिला दो इससे, इसे मिला दो, इससे मिला दो, इससे मिला दो, इसे ही मिला दो, ये क्या बन गया? नया वेव फ्रंट, ओके। तो ये नया वेव फ्रंट है, इसे मिला देंगे, ठीक। सो इट्स ए पोजीशन, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा, है ना, फॉरवर्ड स्फेरिकल वेव, ओके। नाउ नेक्स्ट एक सवाल यहां पर देता हूं मैं आपको, चलिए बाद में देंगे उस सवाल को, डीमेरिट में लेंगे अभी, ठीक है। चलिए, हर बार क्या स्फेरिकल वेव रेट लेंगे? नहीं, प्लेन भी ले सकते हैं, ले लेते हैं उसे,
वेव फ्रंट वाला जब कंसेप्ट आया था हाइगेंस का, तो वास्तव में जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें एक रेवोल्यूशन आ गया था, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में बहुत ही आपको अजीब से और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मिलेंगे, काफी मजेदार है फिजिक्स के हिसाब से। तो देखो, मान लो t इक्वल टू 0 पर प्लेन वेव फ्रंट को कैसे दिखाते हैं बच्चों, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, ऐसे दिखाते हैं। तो मैंने एक प्लेन वेव फ्रंट दिखाया, ठीक, t इक्वल टू 0 पर, ओके। अब इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। t इक्वल टू टो टाइम पर क्या होगा, t इक्वल टू टो टाइम पर ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये ऐसा है प्लेन, t इक्वल टू टो टाइम पर यहाँ आ जाएगा, हमें पता है, लेकिन वी विल गेट दैट वन बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिकल मीन्स, ठीक है। क्या करेंगे, तो आफ्टर t टाइम एट टाइम t इक्वल टू टो क्या आएगा, वो v वेलोसिटी से चलेगा, v वेलोसिटी से कितना चलेगा, v टो, तो ये v टो चलेगा। यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर दिया, सबको मिला दो, इट विल बी प्लेन वेव, ओके। सो अगेन वी गेट अ प्लेन वेव। इसको भी ऐसा कर सकते हैं, स्फेरिकल वेवलेट दिखा देंगे पॉइंट सोर्स के लिए, तो है ना, चलो। और वास्तव में ये कैसा प्लेन वेव हुआ, चलो लिख लो इसे। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें है कि हाइगेंस ने जो प्रिंसिपल दिया, हाइगेंस ने जो प्रिंसिपल दिया था उसके फायदे क्या है, मेरिट्स क्या क्या है। सो मेरिट्स ऑफ द हाइगेंस प्रिंसिपल, मेरिट्स ऑफ द हाइगेंस प्रिंसिपल, फिर से डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हाइगेंस ने वेव थ्योरी दिया, कहा कि वेव है, ठीक है, हमने वेव थ्योरी को पढ़ा, उसने कहा वेव थ्योरी को समझने के लिए वेव फ्रंट समझना होगा, समझा। वेव फ्रंट समझने के बाद उसने कहा कि अगर आपको किसी भी टाइम पर वेव फ्रंट निकालना है तो उसके लिए पढ़ो हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा हमने, प्रिंसिपल पढ़ के पता चला कि हाँ, कुछ कुछ हद तक ऐसा माना जा सकता है कि वेव के रूप में वेव चलती है, सॉरी लाइट जो है वेव के रूप में चलती है। लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या हुआ थे वो हम देखेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स, ओके ना। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस मतलब हर जगह कोई भी पॉइंट वेव फ्रंट में इट विल बिहेव एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना। इसका फील करके देखो, जैसे ये स्फेरिकल वेवलेट है, ठीक है, कि वेव कैसे आगे बढ़ेगी, उसने कैसे सोचा कि एक पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, इसने स्फेरिकल वेवलेट बनाया, ठीक है, सबको टेंजेंशियली मिला दिया। फिर से इस वेव फ्रंट पर जो पॉइंट है वो क्या करेंगे, स्फेरिकल वेवलेट बनाएंगे, फिर से बना, कमाल हो गया, ठीक है, उनको फिर से मिलाओ, ठीक, फिर से इस पर जो पॉइंट है वो क्या होंगे, वो फिर से वेव फ्रंट बनाएंगे, कैसा वेवलेट बनाएंगे पहले तो, और फिर से एक टेंजेंशियली बना दो। देखो वेव यहां से बढ़ी ऐसे जा रही है ना, वेवलेट के फॉर्म में, तो ये ब्रेक थ्रू था एक तरह से, बहुत बढ़िया ब्रेक थ्रू था। सो नाउ वी विल फोकस ऑन मेरिट्स ऑफ द हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है ना। हाइगेंस प्रिंसिपल को रटना नहीं बल्कि इसे समझना है, समझ लिया तो काफी मजेदार। तो मेरिट्स ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, तो मेरिट्स मतलब कहाँ कहाँ पास हुआ, मतलब कौन कौन से उसके एक्सपेरिमेंट उसने एक्सप्लेनेशन दे पाया। तो उसने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, सारे जो है चीजें बता दी थी। रिफ्लेक्शन बता दिया था, रिफ्रैक्शन बता दिया था, ठीक है ना। स्नेल्स क्या है ये, स्नेल्स लॉ याद है, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, ठीक है ना, ऐसा था। चलिए ये तो थी मेरिट्स उसकी, क्या कोई डीमेरिट्स भी थी, जी हाँ डीमेरिट्स भी है। उसने डीमेरिट्स में लिखेंगे, चलिए डीमेरिट्स का मैं पॉइंट बना के लिख देता हूँ, समय बचेगा। मैंने डीमेरिट्स लिखा है, क्या है इसमें, 1 क्लास में पढ़ेंगे, 2 पर आओ पहले। दिस थ्योरी एज्यूम्स लाइट वेव्स लॉन्गिट्यूड, उसने शुरुआत में क्या माना था,
लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन उसके बाद में पता चला कि अगर लॉन्गिट्यूडनल मान लेंगे तो पोलराइजेशन वो डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये उसका एक डिमेरिट था कि उसने लॉन्गिट्यूडनल मान के चला था, इसलिए पोलराइजेशन को नहीं समझा पाया था, और पोलराइजेशन को हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। दिस प्रिंसिपल couldn't explain इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स है इसलिए वो उसको भी नहीं समझा पाया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही मैं सवाल अभी आपसे बीच में पूछने वाला था, लेकिन अब मैं यही बता दे रहा हूँ। क्या था कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि एक ये स्फेरिकल वेवफ्रंट मैंने बनाया था आधा सा, और उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर पॉइंट्स हैं, दे विल बिहेव एज वेवलेट, वेवलेट्स मतलब डिस्टर्बेंस, दे विल बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो हमने सारी कहानी पढ़ी, लेकिन उसको हमने ज्योमेट्रिकल मीन से फाइंड आउट किया था कि ये वेव फ्रंट t इक्वल टू 0 पर है। तो बताओ t इक्वल टू पर क्या होगा। तो आपने कहा कि अगर ये v वेलोसिटी चल रहा है तो आफ्टर t इक्वल टू टाइम ये v टो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो क्या है, टाइम, ओके। तो उतना आपने आर्क ड्रॉ किया, ठीक। तो यहां से लेकर के ऐसे आर्क ड्रॉ किया, ऐसे। क्या हो अगर उसी आर्क को पीछे भी ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत, कर सकते, यानी कि यहां पर ड्रॉ किया है तो पीछे भी तो जा सकता है ना वेव, ऐसा ना, ये वेवलेट है, ठीक है। तो इसका वेवलेट ऐसा बनेगा, यानी कि ये v टो है, ये सर्कुलर आर्क। तो v टो इधर नहीं हो सकता क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन। ज्योमेट्रिकली इट इज पॉसिबल, ज्योमेट्रिकली इट इज पॉसिबल। लेकिन उसने क्या कहा, हाइगेन्स प्रिंसिपल couldn't explain why wavefronts of secondary wavelets are formed in forward direction। उसने ये कभी समझा ही नहीं पाया कि फॉरवर्ड में क्यों बनती है, बैकवर्ड में क्यों नहीं। हालांकि सही है कि प्रैक्टिकली भी पानी में पत्थर डालो तो वेवफ्रंट बाहर ही जाती, फॉरवर्ड ही जाती, पीछे नहीं आती, है ना। वो हमें पता है, लेकिन क्यों, उस क्यों का जवाब ये नहीं दे पाया, ठीक है। तो इस क्यों का जवाब आगे मिलेगा, डोंट वरी। हालांकि उसने उस क्यों का जवाब दिया था, लेकिन दैट वाज द एडहॉक अजम्पशन। एडहॉक का मतलब बहुत ही घटिया तरीके से आंसर दिया था, जिसको लिखा भी नहीं गया कहीं पर ज्यादा जगहों पर, ठीक है। तो फॉरवर्ड पॉसिबल है, बैकवर्ड, बैकवर्ड ऐसा ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। यानी कि नो बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई वेव फ्रंट नहीं है, ठीक है। चलिए, ये था इसका कि जो चीज वो नहीं समझा पाया था, ठीक है। एडहॉक अजम्पशन का मतलब होता है कोई ऐसा अजम्पशन मान लेना जो किसी को हजम ना हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज का अंतिम टॉपिक, लेकिन काफी बड़ा। तो इसमें हमें पढ़ना है कि जैसा कि हाइगेन्स प्रिंसिपल ने कहा कि आई कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। तो हमने कहा कि हाँ बता दो, समझा दो मैं, ठीक है। तो आज का हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि रिफ्लेक्शन तो अपने टॉपिक में है नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, आई नो, लेकिन रिफ्लेक्शन को समझने के लिए रिफ्लेक्शन समझना जरूरी है, और रिफ्लेक्शन अगर समझ लोगे तो आपके रे ऑप्टिक्स में भी काफी काम आएगा, बहुत से डाउट क्लियर होंगे। हालांकि हम स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग इसके एडमिशन वगैरह नहीं लिखने जा रहे, वी विल अंडरस्टैंड द थिंग, ओके। और आपको लिखना भी है, ओके। रे ऑप्टिक्स से मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। क्या था, रे ऑप्टिक्स कहती है कि अगर एक लाइट रे आ रहा है इंसिडेंट, और ये प्लेन, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट आई, इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। कब, अगर ये डेंसर मीडियम है ना, अगर ये क्या हो, डेंसर हो, तो ये क्या होगा, रेरर। उल्टा कर दे, यानी कि मान लो डेंसर से रेरर में आ रही है तो ये दूर चली जाएगी, राइट, ये दूर चली जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, करेक्ट। मेरा सवाल आपसे ये कि वहां पर रे ऑप्टिक्स में उसके लिए हम जो रीजन देते हैं वो क्या देते थे कि डेंसर में स्पीड कम होती है, डेंसर में यहाँ पर अगर स्पीड v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ भी v1 है और ये v2 है, ये डेंसर है, तो इसके लिए हम रीजन क्या देते थे वहां रे ऑप्टिक्स में, ये देते थे कि डेंसर में स्पीड कम होती है देन रेयर, तो स्पीड कम होने की वजह से इधर आई, ओके। और यहाँ हम देते हैं रीजन कि हाँ भाई यहाँ पर भी वही बात है, v1 इज
यहाँ रेयर में ज्यादा है, मतलब वही बात है, केवल V1 V2 चेंज हो गया, V1 इज लेस देन V2, ठीक है ना। यहाँ V1 बड़ा था V2 से, यहाँ V1 छोटा है V2 से, ठीक है। लेकिन बात यह आती है कि स्पीड कम ज्यादा हुई कैसे पता चला, ये आपको पता चला होगा वहां से कि mu is equal to c by v, that is the refractive index, okay, so mu equal to c by v, ठीक है। तो या फिर ऐसा कह दो कि v equal to c by mu, ठीक है ना। c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और mu रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर मीडियम का, ओके। तो डेंसर का mu ज्यादा होता है इसलिए उसकी स्पीड कम होगी, ओके। और v इक्वल टू c बाई म्यू, यहाँ भी देखें तो रेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो वहां पर हमने ये चीजें ऐसे समझी थी, ठीक है। लेकिन वास्तव में वेव फ्रंट में वो कैसे समझाएगा वो हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रे ऑप्टिक्स में, और रे ऑप्टिक्स में हमें ये भी पता है कि अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2 है, देन स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि μ1 sin i, जितने एंगल पर इंसिडेंस हुआ, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, जितने एंगल पर रिफ्लेक्टेड हुआ है, ठीक है ना। यानी कि मिटा के लिख दूं साइड में, क्या आ जाएगा, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, यानी कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू व्हाट, μ2 अपॉन μ1, ठीक है। तो ये था, ये तो स्नेल्स लॉ है। तो हमें वेव नेचर मान करके यही वापस लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट मींस स्पीड इज लोअर, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम, दैट मींस स्पीड इज हायर, रिलेटिवली हायर विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं। मान लो इसमें अजम्पशन वगैरह कुछ लिखने नहीं है, डायरेक्ट चीजों पर आना है, क्योंकि अपने सिलेबस में वैसे भी नहीं है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स कंपटीशन में, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये एक इंटरफेस है, इट्स इंटरफेस, ओके। इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियम 1 है, दैट इज दी लेट्स से n1, या फिर μ1 कह दो, ये μ2, ठीक है। खास बात, ना ही मैंने इसे डेंसर कहा है, ना इसे रेयर का, मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिंपली μ1 और μ2। तो ये मीडियम 1 है और ये बच्चों मीडियम 2 है, ठीक है ना। ओके, ना एक वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, हेडिंग मिटा रहा हूं, एक वेव फ्रंट आ रहा है, तो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, तो प्लेन वेव फ्रंट ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, आ रहा है, तो मैंने एक वेव फ्रंट काम में ले लिया, मैंने कहा एक ही काफी है, तीन कोई काम नहीं। चलो, तो वेव फ्रंट आएगा, इंसिडेंट हो रहा है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो होता है वो वेव को दिखाता है। इंसिडेंट है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इसके लिए इंसिडेंट दिखाना है, इसलिए एरो इधर दिखाएंगे, ठीक। अब ये टकराएगी, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो ये वाला बंदा पहले पहुंच जाएगा, है ना। चलो, तो सिंपल है, इसको इंसिडेंट करते हुए दिखा दिया मैंने, है ना। चलो, ओके, ये इंसिडेंट हुआ। अब मीडियम 1 के अंदर जो स्पीड है वो लेट से v1 है, और मीडियम 2 के अंदर जो स्पीड है v2। वी डोंट नो कि v1 ज्यादा या v2, मैंने कुछ नहीं कहा अभी, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं कहा है तो कह देंगे थोड़ी देर में। चलिए, अब ये इंसिडेंट हुआ है, तो किसी एंगल पर इंसिडेंट हुआ होगा, लेट मी ड्रॉ एन नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ में मान लो ये एंगल आई बनाया, ठीक है। इसे मैं कह देता हूं इट्स ए और ये बी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्या है, ये जो रे आई है, केवल इसे सिंपली रे को देखें तो ये तो रिफ्लेक्टेड होकर आगे चली जाएगी, लेकिन ये कहाँ पहुंची, नहीं पहुंची। इसको यहाँ पर आने में समय लगेगा, अभी इसको यहाँ पर आने में समय लगेगा, तो समय लगेगा तो क्या करें, समय लगेगा तो लगा दो, है ना, μ1 v1, समय लगेगा
तो कितना समय लगेगा वी डोंट नो। मान लो कि यहाँ पर स्पीड कितनी v1 है, यानी कि ये v1 स्पीड से चल रहा है, ये भी कितनी स्पीड से चल रहा है v1। ठीक है, तो मान लिया कि t इक्वल टू टो टाइम में इट विल मीट एट c, यानी कि ये पहुंच जाता है आगे, यहां पहुंच गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। कितना समय लिया, t इक्वल टू टो टाइम लिया, ठीक है, इतना टाइम लिया। आफ्टर t इक्वल टू टो टाइम b रीचेज एट c, ठीक है, ये हमने समझने के हिसाब से b वाला पॉइंट c पर, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, नो डाउट ये परपेंडिकुलर ही। ओके ना, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए, और ये खुद कितने पर होती है, 90 पर होती है। चलो ये ऐसा तो नहीं, ये खुद भी 90 पर ही होती है प्लेन वेव फ्रंट पे, तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आई, ठीक, तो ये एंगल हो गया आई। ओके नाउ नेक्स्ट आगे, अब जब ये t इक्वल टू टो टाइम में यहां से यहां पहुंचा तो ये क्या यहीं बैठा रहेगा क्या, नहीं, तो उतने टाइम में ये भी तो आगे बढ़ जाएगा, इसके पास ही स्पीड है, तो ये कहां बढ़ेगा आगे, यहां बढ़ेगा आगे वाले मीडियम में। तो आगे वाले मीडियम बढ़ेगा तो वी डोंट नो कि ये इधर झुकेगा इधर, वी डोंट नो। तो मैंने क्या किया, मान लो इधर झुका, ठीक, मान लिया इधर झुक रहा, ठीक, बस मैंने माना है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी जो रे है वो इधर बेंड हुआ है, कितना बेंड हुआ वी डोंट नो। फिर से देखो, इतने टाइम वो यहां से यहां पहुंचा, कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से, तो ये डिस्टेंस कितनी, v1 टाउ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उतने ही टाइम में ये कितनी स्पीड से चलेगा, इस मीडियम में कितनी स्पीड है v2, क्योंकि इसके आगे v2 स्पीड है, कितना टाइम चलेगा v2 टाउ, यानी कि यहां से ड्रॉ करेंगे आर्क v2 टाउ का, ठीक है, तो v2 टाउ, ठीक है, करेक्ट। तो ए बी सी, इसको नाम दे दिया मैंने ई, डी दे दो, ये तो डी दे देते हैं, ठीक, ओके ना। अब ये तो हमने आर्क ड्रॉ किया है, जो इसको क्या करेगा, लाइन ज्वाइन करवाएगा, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, है ना, लाइन ज्वाइनिंग है, इसके ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ज्योमेट्रिकली, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड होकर के इधर गई। अजम्पशन क्या माना है, अजम्पशन ये माना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो रे है वो बेंड हुई इधर, ठीक है, मैंने कल ये माना है, यानी कि r इज लेस देन i, छोटा ही होगा जब इधर बेंड हो गई, यानी कि 30 डिग्री पर आई है, 20 डिग्री पर बेंड हो गया इधर, सही ना, यानी कि अजम्पशन हमें इधर माना है, यानी कि बेंड रिफ्लेक्टेड रेज bend towards देखते आगे अपना छोटा सा ब्रेक था। ये ऐसा है, एक वेव फ्रंट आ रहा था, v1 स्पीड से आ रहा था, तो ये यहाँ तक पहुंचा, ये यहाँ तक पहुंच गया। अब t इक्वल टू टो टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, उतने ही टाइम में ये v2 स्पीड से आगे बढ़ गया, तो मैंने एक आर्क ड्रॉ करके परपेंडिकुलर खींचा और इसे मिला दिया, ठीक है। चलो, अजम्पशन क्या माना है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड जो रे है उसका जो एंगल r है वो छोटा है i से, यानी कि इसे ऐसा भी कह सकता हूँ i इज ग्रेटर देन r, ऐसा हमने माना है। मैंने ना है तो ये कहा है कि वह डेंसर है, मीडियम या रेयर है, मैंने कुछ नहीं डिफाइन किया अभी, ठीक है। चलो, अब इसके आगे की कहानी क्या है, इसके आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि ये एंगल है r, ये एंगल है क्या r, तो पूरा कितना है ये 90 डिग्री, करेक्ट। तो ये एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस r, ये r है तो 90 माइनस r, ठीक, ये 90 माइनस r और ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा r बचेगा, बिकॉज सम ऑफ द एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 90 180, तो r प्लस r माइनस r कैंसिल, ठीक है। तो मुझे केवल वो समझाना था, r ऐसे में उसे दिखा दूँ, ठीक है, आप लिख के रख लेना दोनों। ओके, अब थ्योरी खत्म हुई, सारी चीजें खत्म हुई, सीधा मैथमेटिक्स पर आते। दो अपने पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी,
ट्रायंगल ADC। ओके, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में तो ट्रायंगल ABC ये ऐसा, ABC। ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ये एंगल I बना, ठीक है। चलिए अब तो देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये बच गया आपका हाइपोटेनस, ठीक है। चमका कर लिखा है, चमक जाना चाहिए ना। ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, तो ACD बनाते हैं, ACD ऐसा ही कुछ बनेगा, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल R। तो देखो परपेंडिकुलर कौन है, ये है, ठीक है, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अब आगे ये है ACD, ये लेंथ कितना हो गया V12, V12, और तो ऐसा भी लिख सकते हैं BC इक्वल टू कितना V12 और AD इक्वल टू कितना V22। Our target is to get the Snell's law using this principle, Huygens principle। ओके, मुझे बताओ साइन I कितना आएगा यहाँ से, साइन I कितना आएगा, अभी मिटा दे रहा हूँ मैं। फ्रॉम ट्रायंगल ABC साइन I कितना आएगा बच्चों, साइन I आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब BC, हाइपोटेनस मतलब AC। BC कितना है V12 और AC है। Here it is equation number 1। Okay, now triangle ACD। कोई गलती ये ना कर देना कि सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, वो आपकी बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि सवाल जब पूछे जाएंगे तो ये मिक्सअप में रहेगा हर जगह। स्टेट बोर्ड में नहीं लेकिन कंपटीशन में रहेगा। आफ्टर ऑल आपको कंपटीशन फाइट करना है कि नहीं। स्टेट बोर्ड में इसे अजम्पशन मैंने वैसे भी नहीं लिखा है ना, परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेनस AC। तो AD का वैल्यू कितना बच्चों, AD है V2 टाउ, साइन R is equal to V2 tau upon AC, equation 2। So from equation 1 and 2 can we find the Snell's law? Yes, it is। तो from equation 1 and 2, from 1 and 2, अरे 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो है ना, साइन I अपॉन साइन R, V1 टो अपॉन AC, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल AC अपॉन V2 टो, AC खत्म, टो ऑटो खत्म, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। लेकिन ये तो नहीं आया, स्नेल्स लॉ नहीं आया है कि नहीं, बात नहीं बन रही, मजा नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं कैसे नहीं आ रहा मजा। अब मजा ही मजा है, देखो यहीं से मैं सारी चीजें डिफाइन करवा दूंगा अभी। पहला कि अपने पास रिजल्ट आया कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है, ये अपना थीम। ओके ना, इंटरफेस था, यहाँ पर μ1 था, यहाँ स्पीड V1 था, यहाँ μ2 था, यहाँ V2 था। μ1 को क्या लिख सकता हूँ C बाय V1, μ2 को क्या लिख सकता हूँ C बाय V2, करेक्ट। यानी कि फ्रॉम हियर V1 कैन बी रिटन एज C बाय μ1, फ्रॉम हियर V2 कैन बी रिटन एज C बाय μ2। पुट करो, साइन I अपॉन साइन R, V1 कितना C बाय μ1 अपॉन C बाय μ2, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल है ना, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है, μ2 ऑन μ1, यानी कि
इसको इधर मल्टीप्लाई कर, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। हाँ या ना? जी हाँ, सच है, लेकिन कड़वा सच है। μ1 कितने एंगल पर? आई एंगल पर रिफ्लेक्टेड हो जाए किसी एंगल पर, आर पर, तो और ये μ2, तो क्या लिखते हैं? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r लिखते हैं। वही क्या है? स्नेल्स लॉ है। यस, हाइजेंस प्रिंसिपल कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और यू कैन से स्नेल्स लॉ। तो उससे एक चीज ये पता चल गई कि वेव नेचर हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा ही होगा, क्योंकि उसने डिफाइन कर दिया है ना। चलो अब दूसरे जो अपने चेक बोर्ड में है यहाँ पर सिलेबस में, क्या डिपेंडेंसी ऑन वेवलेंथ। क्या कि v इक्वल टू क्या होता है? एफ लेमडा। तो v1 इक्वल टू क्या आएगा? एफ लेमडा 1। v2 क्या आएगा? एफ लेमडा 2। फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी चेंज। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर, सोर्स यानी कि वेव फ्रंट पर। तो वेव फ्रंट ऐसा आ रहा था ना, तो वो तो किसी सोर्स से आया है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। वो चाहे कहीं पर भी जाके मर जाए, कहीं भी ये वेव फ्रंट चाहे कहीं पर भी जाके मरे, उसे मतलब नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, अगर सोर्स चेंज तो फ्रीक्वेंसी चेंज। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, v1 इक्वल टू एफ लेमडा 1 अपॉन एफ लेमडा 2, एफ से एफ कट गया, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। ये क्या हो गया? जी हाँ, ये भी हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दो, इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दो। यार बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से मुझे बताओ, क्या लेमडा और स्पीड के बीच में कोई रिलेशन है? यस, क्या है? v1 upon v2 from 3 and 4 we can write सही ना। तो इसी को क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी ऑन वेवलेंथ, है ना। ये है अपने स्टेट बोर्ड में, बोल के भी मत छोड़ना इसे, ठीक है। तो इसलिए मैंने पढ़ा दी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगला स्नेल्स लॉ हमने डिफाइन कर दिया, वेवलेंथ पर डिपेंडेंसी कर दी, लेकिन लेमडा 1 लेमडा 2 है कहाँ सर? हमने कहीं चर्चा नहीं की, कर देते। लेमडा 1 लेमडा 2 है कहाँ, उसकी चर्चा कर देते हैं। ये ऐसा था, ये वेव फ्रंट आई थी, ये ए बी, ये पहुंच गया था, ये नहीं पहुंचा, v1 स्पीड से, जो भी है ना। चलो, तो इसने t इक्वल टू टो टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, ले लिया। अब लेने के बाद क्या हुआ कि हुआ ये, क्या समझाना था इसमें समझाना ये है आपको कि जो ये वेव फ्रंट है, ये जो वेव फ्रंट है, v1 स्पीड से जाएगी, v2 स्पीड से जाएगी, लेमडा 1 लेमडा 2 कहाँ है? मैं भूल गया था क्या समझाना है ना। तो ये देखो, ये v1 स्पीड से टो टाइम के लिए चला, ये डिस्टेंस से इनडायरेक्टली यही लेमडा 1 है, यही क्या है? लेमडा 1 है। और यहाँ लेमडा 2 क्या है? v2 टो है, ठीक है ना। तो ये भी कंफ्यूजन क्लियर कि लेमडा 1 क्या था यहाँ पर? लेमडा 1 इक्वल टू v1 टो, लेमडा 2 इक्वल टू v2 टो। यही बात समझ में आई। अगला, लेकिन सर ये बात समझ में आई कि अभी डेंसर कौन है, रेयर कौन है, तो उसका भी झंझट खत्म करते हैं। अजम्पशन मैंने क्या ले रखा है बच्चों? r इज लेस देन आई या फिर i ग्रेटर देन r, वॉट एवर यू से। ओके, तो अब आते हैं इस कहानी पर। अजम्पशन मैंने माना है कि i इज ग्रेटर देन r या फिर r लेस देन i, दोनों में से कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट है, ठीक। तो i ग्रेटर देन r है, ये मैंने माना था, ठीक है, कि अगर वेव 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा नॉर्मल के बहुत नजदीक, मान लो 15 डिग्री पर, तो आई क्या है? ग्रेटर देन आर, ऐसा माना था, ठीक। तो इसको मानने से क्या हुआ वो देखते। मान लो मैंने दोनों तरफ साइन और साइन फंक्शन लिया, नीट वाले ध्यान दे, जे वाले कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने साइन लिया, साइन आई ग्रेटर देन साइन, ऐसा फंक्शन ले सकते हैं, ऐसा फंक्शन ले सकते हैं, कोस आई कोस आर भी ले सकते हैं। साइन इसलिए लिया क्योंकि उसी समय मतलब है। ओके, इस साइन आर को नीचे भेज दें डिनोमिनेटर में, साइन आई अपॉन साइन आर
ग्रेटर देन 1, कुछ नहीं बचा उधर तो 1 रहा। साइन आई अपॉन साइन आर को क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2, है ना। चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2। अरे रे रे, ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, देखो यानी कि इस अजम्पशन के मानने से पता चल गया कि V1 पहले वाले मीडियम की स्पीड ज्यादा थी और दूसरे की स्पीड कम थी, है ना। तो देखो यहां से एक वेव फ्रंट आया V1 स्पीड से μ1 मीडियम, और मैंने कहा भाई इधर आएगा ये रिफ्लेक्ट होकर के, मैंने माना था बस, ठीक है ना। तो ये एंगल R, ये R, तो इसने कहा V1 इज ग्रेटर देन V2, यहाँ V2 था, ठीक है। तो V1 ग्रेटर देन V2 यानी कि जहां वेव रिफ्लेक्टेड हुई वहां स्पीड कम है, जिसमें वेव रिफ्लेक्टेड हुई है उसमें स्पीड कम है ना। तो इससे हमें यह पता चला कि I ग्रेटर देन R मान लेने से जो रे है, जो वेव है, दैट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब बेंड तभी होगी जब सेकंड मीडियम की यानी कि V2 लेस देन हो किससे, V1 से, यानी कि सेकंड वाले मीडियम की स्पीड अगर कम है पहले वाले मीडियम से तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो इन शॉर्ट अब हम डिफाइन कर देते हैं कि जिसकी स्पीड कम है उसको हमने यहाँ पर कहा है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जो कि हम कहते भी हमेशा, है ना, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और ये था ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो अभी बात क्लियर हुई, जी हाँ। तो ये रेयरर था, ये डेंसर था, ठीक है। चलो अब क्या हो अगर मैं रेयरर से डेंसर जा रहा था ना, तो डेंसर से अगर रेयरर में जाऊं तो क्या होगा, देखते हैं। अगला है अपने इसमें क्या कि रिफ्लेक्शन पहले हो रहा था कहाँ से कहाँ, रेयरर टू डेंसर, तो डेंसर में स्पीड कम होती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, पहले में अजम्पशन क्या था, पहले में अजम्पशन था R इज लेस देन I, यानी कि I इज ग्रेटर देन R, सही ना। अब है I इज लेस देन R, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, पूरा अजम्पशन सब कुछ सेम रहने वाली है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, सारी चीजें सेम रहने वाली है। ये इंटरफेस हो गया, इसमें स्पीड μ1 है, इसमें सॉरी स्पीड V1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसमें μ2 है और ये V2 है, ठीक है। ये एक आ रहा था इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट इसलिए ऐसा दिखा दिया, इसे A दिया नाम, इसे B दिया। ये यहाँ पहुंच गया है, कितने एंगल पर पहुंचा है, लेट से एंगल I। तो राम कथा से पता चलेगा कि ये भी एंगल क्या है, I। चलो तो अब ये तो नहीं पहुंचा ना, ये नहीं पहुंचा, मान लो t इक्वल टू टो टाइम में ये पहुंच गया तो पहुंचा दिया, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, सारी चीज सेम। नाउ पहले क्या था, R छोटा था I से, अब क्या है, R बड़ा है I से, हमने सब माना है, बड़ा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम, ठीक है। तो अवे कर दो इसको, कितना चला, V2 स्पीड से टो चला, V2 स्पीड से टो चला देते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिला देंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा और ये एंगल फिर से R बनेगा। तो सारी चीजें सेम रहेगी, केवल ये इधर बन गया तो ट्रायंगल भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम है। तो रिजल्ट वही आने वाला है, क्या रिजल्ट वही आने वाला है, साइन I अपॉन साइन R V1 अपॉन V2। लेकिन डिफरेंस क्या, पर डिफरेंस है कि पहले R छोटा था I से, लेकिन अब R बड़ा है I से, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज लेस देन R, ठीक है, I इज लेस देन R, ओके। तो दोनों तरफ टाइम लिया फंक्शन ना, साइन I अपॉन साइन R इज लेस देन 1, इसको क्या कहते हैं, V1 अपॉन V2 कहते हैं, यानी कि V1 इज लेस देन V2। तो V1 ही कम है, यानी कि ये स्पीड V1 जो है वो छोटा है किससे, V2 से, और जिसकी स्पीड छोटी हो वो क्या है, यानी कम हो वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम,
तो वही तो हमने कहा था कि डेंसर से रेरर में जा रही है, तो ये रेरर है, ये डेंसर है, ठीक है, डेंसर और ये ऑप्टिकली रेरर। खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक चीज बची, सस्पेंस। क्या ये कहानी समझ में आ गई? स्नेल लॉ हो गया, सारी चीजें हैं, ओके। अब रे ऑप्टिक्स में एक कहानी बनती थी क्रिटिकल एंगल की, उसे समझ लेते। क्या थी क्रिटिकल एंगल की कहानी? यह थी कि अगर आप रेरर मीडियम से डेंसर में जाते हैं, रेरर मीडियम से डेंसर में जाते हैं तो क्या होगा? सॉरी, डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर डेंसर है और इधर रेरर है, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं ये नॉर्मल है, एक रे मैंने इंसिडेंट करवाया एट एन एंगल आई, तो इट विल बेंड अवे, ठीक है, तो किसी एंगल पर बेंड होगी। अब ये आई मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, और मैंने बढ़ा दिया, तो ये थोड़ा और बेंड हो गया। ये लो, इसके भी घर की बात है, बेंड होने में क्या जा रहा है इसका। चलो, अब मैंने क्या किया, एक क्रिटिकल एंगल डिफाइन किया, क्रिटिकल एंगल सी, और ये डिफाइन होता है ऐसे, साइन सी इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू किसका है? म्यू टू रेरर मीडियम का है, और म्यू वन है डेंसर का। तो ये है, ऊपर में रहेगा रेरर, नीचे में रहेगा डेंसर, ठीक। ये ऐसा डिफाइन होता है रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। अब ये अगर इंसिडेंस एंगल आई, ये अगर इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल टू सी हो, इफ आई इक्वल टू सी, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा ऐसा कि इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा ही देते हैं, यहाँ बना देते हैं ना, कि यहाँ पर आया था, एंगल बढ़ा दिया था मैंने, ये थोड़ा दूर चला, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ I इज इक्वल टू सी, ये जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, ठीक। तो इफ I इज इक्वल टू सी, कंडीशन लिया है, देन जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी दैट विल बी एट 90 डिग्री, ठीक है ना। पहले ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही, फिर ऐसे हो रही थी, ऐसे होती, ऐसे, यानी कि जब I जो है C के इक्वल हो जाएगा तो वो ऐसे चली जाएगी, ग्रेजिंग इमरजेंस, ठीक है ना। तो ग्रेजिंग इमरजेंस, उभरती हुई आती हुई दिखाई दे, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, सरफेस इंटरफेस पर, दैट इज ग्रेजिंग, यानी कि ऐसा हो। तो चलो, क्या होगा इफ आई इज ग्रेटर देन सी? इफ आई इज ग्रेटर देन सी, दैट इज द टी आई आर, दैट इज द टी आई आर, ठीक है। तो आई ग्रेटर देन सी पर देखें क्या होगा, ये बनाना था, ठीक है ना, जो नहीं बनाया बना लो। इफ आई ग्रेटर देन सी, यानी कि ये नॉर्मल है, अब जो इंसिडेंस एंगल है वो आई जो है वो बड़ा है सी से, तो क्या होगा, देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, उसी मीडियम में वापस। तो इसी को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, देयर इज नो रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, यानी कि आई ग्रेटर देन सी है तो नो रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर ये इंसिडेंस एंगल आई सी से ज्यादा है तो कोई रिफ्लेक्शन की घटना नहीं होनी है, ये याद रखना था, ये बताना था, ठीक है। क्या होगा उस समय, दैट इज दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि बिना मिरर के ये क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, बिना मिरर के भी क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, दैट इज व्हाट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद आया, कुछ आएगा, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि किस केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, चलिए, तो इसी के साथ ये अपना टॉपिक खत्म हुआ, 2 न्यूमेरिकल करते हैं उसके बाद खत्म करेंगे आज का, ठीक है। अंतिम 2 सवाल, फिर खेल खत्म। ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन एयर में कहानी समझा देता हूं। वैसे एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री है, ठीक है, एक प्लेन वेव फ्रंट आया, ठीक है, वो एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, हवा में इंसिडेंट हो रहा, मतलब एयर वाले मीडियम में, म्यू इक्वल टू कितना है इसका, 1, ठीक है।
एंगल इंसिडेंस कितना है 37 डिग्री बना दिया विद हॉरिजॉन्टल बाउंड्री के साथ, और फिर रिफ्लेक्टिव मीडियम फ्रॉम एयर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 3/2। यानी कि क्या हो रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल बाउंड्री उसके बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है कौन से मीडियम में, जहां पर म्यू कितना है 3/2 हो रहा है, तो म्यू 1 से 1.5 में जा रही है, 3/2 मतलब 1.5, डेंसर में जा रही है, डेंसर में जा रही है तो आर छोटा होगा, है ना। तो इसको ऐसे मिला देने का। चल, तो उसने पूछा है आर कितना होगा, देखते। चल, तो यहाँ पर म्यू 1 कितना हो गया बच्चा, म्यू 1 हो गया 1, म्यू 2 कितना हो गया 1.5 से 3/2 ही रख दो, ये लो। और इंसिडेंस एंगल आई कितना 37 और आर निकालना है, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2 या फिर n1 अपॉन n2 जो भी चाहे, ठीक है। तो क्या जाएगा, अच्छा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 है, ये उल्टा है ना, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, करेक्ट। तो देखो म्यू 1 पहले वाले मीडियम का कितना 1, साइन आई कितना 37, दूसरे वाले का 3/2 साइन आर, बस खत्म हो गया। साइन 37 कितना होता बच्चों 3/5, 3 से 3 कट गया, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 2/5, isn't it? Yes it is। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन आर कम्स आउट टू बी 2/5, आंसर हो गया। रिफ्लेक्टिव एंगल पूछा तो आर निकाल लो, यानी कि साइन को उधर भेज दो, साइन इनवर्स 2/5, ठीक है, उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। चलिए अगला, डिपेंडेंसी ऑफ वेवलेंथ के कंसेप्ट पर है अगला सवाल, है ना, लिख लीजिए, करते हैं फिर उससे भी। इसमें क्या है, एक येलो लाइट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट ऑफ येलो लाइट, तो इधर से येलो लाइट आ रही है, जहां पर वेवलेंथ कितना है 0.5 माइक्रोमीटर, हवा में है, एयर है तो म्यू कितना होगा 1। अब उसने कहा कि रिफ्रैक्शन होता है और ऐसे मीडियम में चली जाती है जहां पर वेलोसिटी कितनी है, जहां पर वेलोसिटी 3 × 10⁸, सॉरी 2 है इंटू 8 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है यहाँ वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है, तो इसे λ1 कह देते हैं, ये λ2 निकालना, ये v2 कह देते हैं। तो बताओ एयर वाले मीडियम में स्पीड कितनी होती है वेव की, स्पीड वही होती है जो लाइट की है, हवा और वैक्यूम में स्पीड सेम रहती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2, तो इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, हाँ या ना, जी हाँ, ट्राई कर लीजिए कितना आता है, सही, ओके। तो v1 कितना अपने पास 3 × 10⁸8, ये कितना 2 × 10⁸8, λ1 कितना 0.5 माइक्रोमीटर और λ2 फाइंड करना, ये खत्म हुआ, उधर उधर मल्टीप्लाई कर दो और क्या, है ना, तो λ2 निकाल लेना कितना आता है, लगभग आएगा ये 0.33 माइक्रोमीटर, क्रॉस चेक कर लेना, नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक आएगा, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ आज का अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ और काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आई होप, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। टाटा, मजा करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।